नमस्ते दोस्तों। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए काम करता है और पिछले 5 साल का अनुभव अब हम 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साझा करने वाले हैं। और आपको ये तय करना है, आपने जीडीएस के तौर पर ज्वाइन किया है तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, आपके पास भी आत्मसम्मान होगा, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। आपने मेरिट बेस से सिलेक्शन ले लिया तो कुछ लोगों ने आपको ये बोल दिया होगा, आपको जज किया होगा कि भाई तुम तो मेरिट बेस से सिलेक्शन लिए हो, कंपटीशन एग्जाम क्या निकालोगे। ये सारी चीजें जो आपको खलती हैं और ये जब आपकी बेइज्जती होती है तो बेइज्जती से आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी लेकर आपको मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि किसी कीमत पर 2026 में आप परमानेंट हो सके, सिविल सर्वेंट बन सके। और इसका एक ही तरीका है, जो भी आपके साथ घटनाएं घटती हैं, जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो आप जीडीएस के तौर पर जज करते हैं, आपका कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता, आपकी हैसियत, चाहे वो जीडीएस हो चाहे किसी और तरीके का हो, तो आपका एक तरीका है, आपको जवाब नहीं देना है, जवाब आपका परिणाम देगा, रिजल्ट देगा। एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के सेशन का शुरुआत करेंगे। लिखा है, सफलता का मात्र एक ही मंत्र है और वो मंत्र है आत्मसंयम, अनुशासन और सही समय और सही दिशा में किया गया परिश्रम। मैं आपको हर वीडियो में एक चीज बोलता हूं और वो क्या होता है कि देखिए, मैं आपको डेली मोटिवेट करूं ऐसा आपको नहीं आदत बनाना चाहिए। अगर आप अनुशासन अपने ऊपर रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं और डिसिप्लिन अगर 1 साल तक रखते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की ताकत होती है कि अभ्यास और कंसिस्टेंसी से दुनिया की कोई भी चीज को प्राप्त किया जा सकता है। और अगले साल निश्चित रूप से आप सिलेक्शन तो लेंगे ही, बल्कि सर्किल टॉपर बनने वाले हैं। खुद पर विश्वास करिए, उतना मेहनत करिए और जीपी ऑनलाइन क्लासेस का नाम भी आप देश में रोशन करने वाले हैं, देश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बनाने में सहयोग करने वाले हैं। स्क्रीन पर ये फोटो देखकर आप थोड़ा सा महसूस करेंगे, जब ये सामने वाला लड़का ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति को दोष ना देते हुए, बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर गया होता, मेरे को ये मिल जाता तो मैं आज यहां होता और मैं ये एग्जाम फाइट कर लेता। जो आर्गुमेंट्स करते हैं, जो परिस्थिति को दोष देते हैं, कहीं ना कहीं उनको सक्सेस मिलने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जो भी स्थिति है, जो भी टारगेट झेलना पड़ रहा है, कम समय मिलता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत परेशानी है, थोड़ा सा कम सो लेना लेकिन मेहनत कर लेना, आगे चल के आपको निश्चित रूप से सफलता जो है आपके सामने झुकेगी। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज से हम डाकघर गाइड भाग 1 का शुरुआत करने जा रहे हैं। डाकघर गाइड भाग 1 जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पर जितने भी रूलिंग होंगे उन सारे रूलिंग को हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं। और ये जो आपका पोर्शन होने वाला है, ये तीनों ही एग्जाम के लिए, पीएससी के एग्जाम, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस, तीनों के सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले क्लॉज नंबर 1 के बारे में समझते हैं। क्लॉज नंबर 1 में हमें कंट्रोल के बारे में बताया गया है, नियंत्रण के बारे में बताया गया है कि आखिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में होता है। लिखा हुआ है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, कि डाक विभाग जो है वो संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला सवाल जो आपके पेपर में बन सकता है वो यही है कि भाई डाक विभाग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सबसे ऊपर जो है डाक विभाग का मंत्रालय हो गया, इस पर डाक सेवा बोर्ड होता है, पीएसबी होता है, पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है, जो कि शीर्ष प्रबंधन निकाय के रूप में काम करता है। आपको ये बात ध्यान रखना है, ये विभाग का एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है। इस पर टोटल 7 मेंबर और एक प्रेसिडेंट होते हैं। पहले 6 मेंबर हुआ करते थे और वर्तमान में एक मेंबर की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है, तो अभी 7 मेंबर और एक प्रेसिडेंट होते हैं। मेंबर के आगे मैं कुछ टाइप बताने वाला हूं कि कौन कौन से मेंबर होते हैं और कौन इस पर प्रेसिडेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा,
कि विभाग का जो सचिव होगा वही इसका चेयरपर्सन होता है, वही इसकी अध्यक्षता करता है। इसमें डीजीपी होते हैं, एडीजी होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। 7 मेंबर में एचआरडी का मेंबर, इसके अलावा पर्सनल का मेंबर, इसके अलावा फाइनेंस का एक मेंबर, ऑपरेशन का मेंबर, टेक्नोलॉजी का मेंबर, सर्विस क्वालिटी मार्केटिंग के लिए एक मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इसके अलावा 7 मेंबर के अलावा एक एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है। ये बेसिक आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का था, जिसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, मतलब संचार मंत्रालय को कौन हैंडल कर रहे हैं, तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, कैबिनेट मिनिस्टर है। इसके अलावा राज्य मंत्री के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और ये चीजें अपडेट होंगी तो आपको एग्जाम टाइम पे भी ध्यान रखना है कि जो उस समय के करंट होंगे उसको ही याद करके आपको जाना है। तो राज्य संचार मंत्री जो है चंद्रशेखर पेमासानी है, ये दोनों नामों को आपको याद रख लेना है। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन में हम चार्ट के रूप में समझते हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर कौन है, इसके अलावा कौन से और अलग अलग पद हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो ये आपका एक इमेज आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इमेज के माध्यम से कुछ चीजें हम क्लियर करते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि डाक विभाग हो गया, उसके नीचे संचार मंत्री हो गए, उसके नीचे राज्य संचार मंत्री हो गए। देखिए राज्य संचार मंत्री के नीचे जो है वो सचिव डाक, और सचिव डाक के लेवल में एक डीजी पोस्ट भी होते हैं। इसके अलावा आपको नीचे मेंबर दिखाई दे रहे होंगे कि भाई मेंबर, ये देखिए सदस्य कार्मिक हो गया, प्रचालन का मेंबर हो गया, प्रौद्योगिकी का हो गया, इसके अलावा वित्तीय सेवा के लिए एचआरडी का मेंबर हो गया, सेवा गुणवत्ता मार्केटिंग का हो गया। इसी प्रकार से फिर और नीचे आते जाएंगे तो डीडीजी हो गए, इसके अलावा जीएम हो गए, जीएमबीडी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर स्ट्रक्चर बताए गए हैं, उनके हेड बताए गए हैं। जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको एक बार और रीड कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये परीक्षा में कभी पूछा गया है। हम बात कर लेते हैं कार्यात्मक इकाई के बारे में। एक और इमेज आपके स्क्रीन पर बना हुआ है, जिस पर हम बात कर लेते हैं कि पूरा डाक विभाग जो है किस प्रकार से बटा हुआ है। तो ये डाक विभाग हो गया, उसके नीचे आपका डाक निदेशालय होता है, उसके नीचे आपका सदस्य पीएसबी के होते हैं, इसके अलावा एपीएस होता है, एपीएस आपने सुना होगा, एपीएस के लेवल में सीपीटी मैसूर होता है, इसके अलावा उसी के लेवल में पोस्टल सर्किल होता है, डाक जीवन बीमा का निदेशालय है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। इसी के लेवल में एक बीडी डिपार्टमेंट है, व्यवसाय विकास निदेशालय बनाया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जो ग्रुप बी के अधिकारी हैं, एसपी हो गए, एएसपी हो गए, इस लेवल के जो भी अधिकारी हैं जिनको ट्रेनिंग देने का काम करता है रफी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल एकेडमी, जिसे हम रकपना के नाम से भी जानते हैं। याद रख लीजिएगा, जो आपके पहले संचार मंत्री थे रफी अहमद जी, उनके नाम में ही गाजियाबाद में ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, और इस ट्रेनिंग सेंटर में ग्रुप बी अधिकारी, आईपीओएस लेवल के जो भी अधिकारी चयनित होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम कर जो है वो रफी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल एकेडमी करता है। इसी के लेवल में एक पार्सल डायरेक्टरेट भी अलग से बनाया गया है। अब मैंने आपको एपीएस के बारे में बताया, तो एपीएस में आपको ध्यान रखना है कि 2 पूरे देश में कार्यालय हैं, जैसे 56 एपीओ और एक 99 एपीओ। अगर मैं बात करूं 56 एपीओ के बारे में, तो ये दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधे तौर पर ये परीक्षा में सवाल बनता है। जब 99 एपीओ बोलूंगा तो ये कोलकाता में स्थित है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा ही जाता है। अब हमने सेना डाक सेवा के बारे में चर्चा कर लिया कि पूरे देश में 2 सेना डाक सेवा के कार्यालय हैं, एक आपका 56 एपीओ हो गया जो कि दिल्ली में स्थित है, एक आपका 99 एपीओ हो गया जो कोलकाता में स्थित है। और जो भी डाक आपकी सेना डाक सेवा की जाती है वो इन्हीं के माध्यम से जाती है। इनका पिन कोड भी बता देता हूं, देखिए 56 एपीओ का जो पिन कोड होगा 9056, और कोलकाता का जो आपका पिन कोड हो जाएगा वो 9099, ठीक है। जैसे 56 एपीओ 99 एपीओ हो जाता है।
डाक सर्कल मैंने बताया, तो डाक सर्कल के नीचे आपका डाक क्षेत्र आता है, कहने का मतलब रीजन आता है, ठीक है। इसके अलावा सर्किल स्टाम्प डिपो भी आता है और रिटर्न लेटर ऑफिस भी आता है, ये डाक सर्कल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा आपको नीचे देखना है कि भाई इसके नीचे डाक क्षेत्र के नीचे कौन कौन से आ जाएंगे, डाक प्रशिक्षण केंद्र मतलब पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर आ जाएंगे। पूरे देश में 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर अभी कार्यरत हैं, ठीक है। इसके अलावा आरएमएस डिवीजन आ जाएगा, पोस्टल डिवीजन भी आ जाता है, जीपीओ भी आ जाता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी होता है, और डाक भंडार डिपो होता है, पोस्टल स्टोर डिपो के नाम से जानते हैं। मेल मोटर सर्विस भी होता है, जिसके माध्यम से डाक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे आरएमएस डिवीजन में एक एचआरओ होता है, एक आपका एसआरओ होता है, ठीक है। हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है एक, और एक सब रिकॉर्ड ऑफिस होता है, तो ये दोनों आप बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिसेस होते हैं, ये मेल कार्यालय और सेक्शन में बांटे जाते हैं। जब पोस्टल डिवीजन की चर्चा करेंगे तो आपका पोस्टल डिवीजन होता है, फिर सब डिवीजन होता है, फिर उसके नीचे एचओ आता है, फिर उसके नीचे एसओ आता है, उसके नीचे बीओ आता है। बीओ मतलब जहां पर जीडीएस काम करते हैं, और आप जो है जहां पर काम करते हैं वो विभाग का रीढ़ का हड्डी कहलाता है, और सबसे नीचे दर्जे में जीडीएस जो है आता है। और यहां से उठकर आप यहां तक पहुंच सकते हैं, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इतने आपके पास मौके होते हैं, बस आपके पास जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में बता रहा था आपको, तो आपको मैंने बताया कि अलग अलग मेंबर हो गए, इसके अलावा उसके चेयरपर्सन होते हैं, तो ये कुछ नाम दिए गए हैं। ये नाम आपको अभी नहीं याद करना है। क्यों याद नहीं करना है? क्योंकि मैंने यहां पर लिख रखा है कि ये जो मेंबर हैं इनके नाम लगातार बदलते रहते हैं, मतलब 4 महीने के लिए कोई और आया, 6 महीने बाद कोई रिटायर हो गया, फिर उसको प्रमोट कर दिया गया, उसको उस डिपार्टमेंट का चार्ज दे दिया गया। तो ये परीक्षा के टाइम में ही आपको याद कर लेना है। विभाग के बारे में कुछ स्थिति बताऊं तो भाई 31/3/24 की स्थिति के अनुसार जो है वो अभी विभाग में टोटल 1,64,987 डाकघर कार्यरत हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत जो है वो 1727 में कोलकाता में प्रथम डाकघर की स्थापना हुई थी। ये हिस्ट्री है विभाग का। इसके अलावा कोलकाता में 1774 में बनाया गया, चेन्नई में 1786 में, मुंबई में 1793 में जीपीओ स्थापित किए गए, ठीक है। ये जीपीओ की बात कर रहा है कि जीपीओ जो है वो कोलकाता में 1774, चेन्नई 1786, मुंबई 1793 में बनाया गया था। इसके अलावा आपको एक चीज पता होगा कि 2024 में नया डाकघर रूल आ चुका है। हमने बहुत पुराने रूल को जो कि 1933 का था उसको परिवर्तित कर दिया है, और जो एक्ट था आपका उसको भी 1898 के एक्ट को हमने डाकघर अधिनियम 2023 से रिप्लेस कर दिया गया है। कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है, देखिए वर्ष 1852 में एशिया की सर्वप्रथम चिपकाने वाली डाक टिकट सिंध डाक टिकट जारी की गई थी। इसको आपने याद कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा लाइन जो आपको याद कर लेना है कि भाई 18 फरवरी 1911 को विश्व की प्रथम हवाई डाक इलाहाबाद से नैनी उड़ान भरा था, और इसकी दूरी जो है 18 किलोमीटर की थी। इसके अलावा आपको एक और डेट याद रखना है कि डाक विभाग की शुरुआत जो है 1854 से की गई थी। विजन क्या है कि भाई डाक विभाग जो है किस विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है, कस्टमर से कैसा रिलेशन बना रहा है, क्या कनेक्टिविटी है। तो विजन के बारे में समझिएगा, डाक विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पाद और सेवाएं जो हैं वो ग्राहक की पहली पसंद होना, ये हमारा विजन है। मिशन में कुछ चीजें आती हैं, देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन से जुड़ते हुए विश्व के विशालतम डाक नेटवर्क के रूप में अपने स्थान को बनाए रखना। आपको पता है कि इंडिया पोस्ट जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मिशन क्या है? त्वरित और विश्वसनीय मेल सेवा, धनांतरण की सेवा, बैंकिंग की सेवा, बीमा की सेवा, रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ये सारे विजन और मिशन जो है आपको याद कर लेने हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं गवर्नेंस सिस्टम के बारे में कि आखिर ये पूरा डिपार्टमेंट जो है किस प्रकार से गवर्न किया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विस की डाक सेवा प्रदान करने के लिए पूरे देश को हमने 23 पोस्टल सर्किल में डिवाइड कर दिया गया है। प्रत्येक सर्किल जो है अपने अंतर्गत आने वाले राज्य के अधिकार क्षेत्र को कैप्चर करता है और उसको ही गवर्न करता है। लेकिन कुछ अपवाद भी आपको यहां पर मिलेंगे। कुछ ऐसे अपवाद मिलेंगे कि एक सर्किल जो है वो एक स्टेट जो है, एक राज्य जो है एक से ज्यादा अधिकार क्षेत्र रखता है, मतलब खुद का राज्य का अधिकार क्षेत्र रखेगा, साथ में दूसरे के राज्य का अधिकार क्षेत्र भी पोस्टल सर्कल रखता है। तो उन अपवादों को मैं पढ़ रहा हूं, इन अपवादों को आपको ध्यान से सुनना है, दिमाग में डालना है। परीक्षा के सवाल अब बनने शुरू हो चुके हैं, ध्यान समझिएगा कि 23 सर्किल मैंने बताया, लेकिन इनको छोड़कर, किनको छोड़कर, गुजरात सर्किल को छोड़कर, क्योंकि गुजरात सर्किल में कुछ टेरिटरीज भी आती है, यूनियन टेरिटरीज आती हैं। दमन दीव, दादर नगर हवेली का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गुजरात सर्किल के पास होता है। तो पहला अपवाद ये हो गया भाई साहब। दूसरा अपवाद क्या होता है कि केरला सर्किल जो है, जिसमें पूरा केरल के जो सीपीएमजी होते हैं वो पूरा केरल पर अधिकार रखते हैं, साथ ही एक यूनियन टेरिटरी होता है लक्षद्वीप, उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। मतलब उस पर जितना प्रशासन रहेगा वो केरल सीपीएमजी का रहेगा। महाराष्ट्र पूरा देखेगा, महाराष्ट्र के सीपीएमजी पूरा महाराष्ट्र का शासन रखेंगे, साथ ही गोवा राज्य के जो भी कामकाज होंगे वो महाराष्ट्र सीपीएमजी के अंडर में होते हैं। इसके अलावा आपने एक नाम याद कर लेना है, नॉर्थ ईस्ट सर्किल। अब नॉर्थ ईस्ट में टोटल 6 राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है और त्रिपुरा आता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो भाई अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और इसके अलावा नागालैंड। एक बचा हुआ राज्य असम। देखिए उस साइड में 7 सिस्टर है, आपने ये शॉर्ट ट्रिक भी आपने कभी जीके में पढ़ा होगा 7 सिस्टर का। तो उस साइड में टोटल 7 राज्य हैं और एक राज्य नहीं आता, वो होता है असम। असम एक सेपरेट पोस्टल सर्कल है और पूरा असम जो है वो असम के सीपीएमजी अधिकार क्षेत्र रखते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में टोटल 6 हो गए। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु पूरा तमिलनाडु का कवर करता है, साथ में पांडुचेरी का प्रशासन भी अपने अंतर्गत रखता है। पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल कवर करेगा और इसके अलावा सिक्किम राज्य को भी अपने अंतर्गत रखता है, ये याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका प्रशासन भी वेस्ट बंगाल सर्कल के पास है। ये गवर्नेंस सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार यहां से आपको परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा। पिछले 5 साल का अनुभव मैं आपसे बता रहा हूं। अब जब मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं कि इस सर्किल को सीपीएमजी हेड करते हैं, तो आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि सीपीएमजी कौन। तो आपको ध्यान रखना है कि ईच सर्किल इज हेडेड बाय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। कि सर्किल का जो हेड होता है, भाई साहब सुनिएगा ध्यान से, आसान भाषा में बताऊंगा कि सर्किल का जो हेड होता है वो सीपीएमजी होता है, रीजन का जो हेड होता है वो आरपीएमजी होता है। इसके आगे जब जाते जाएंगे आप तो डिवीजन का हेड जो है वो सुपरिटेंडेंट होता है। इसी प्रकार जो आपका आरएमएस डिवीजन होता है उसके हेड जो है वो एसआरएम होते हैं, मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विसेज। इसके अलावा सीनियर सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विसेज होते हैं। इसके अलावा आपको और एक पॉइंट याद रख लेना है कि इन 23 सर्कल के अलावा मैंने आपको एपीएस के बारे में बताया, जिसे कि बेस सर्कल बोला जाता है। और इस बेस सर्कल को जो हेड करते हैं वो एडीजी करते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक जो है इस बेस सर्किल का नेतृत्व करते हैं। इसके हेड होते हैं जो कि एपीएस में मेजर जनरल रैंक के बराबर होता है। मतलब जो आपके अतिरिक्त महानिदेशक होंगे उनको एपीएस का हेड बोला जाता है और वो उस सेना डाक सेवा में मेजर जनरल के रैंक के बराबर होते हैं।
आपको एक चीज पता होना चाहिए, कितना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं सेना में जाके देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं अपने देश के लिए। तो विभाग आपको एक मौका देता है। जब आप परमानेंट हो जाएंगे, जब आप एमटीएस बन जाएंगे, जब आप पोस्टमैन बन जाएंगे, जब आप पोस्टल असिस्टेंट बन जाएंगे, तो आपके पास 6-6 महीने में एक वैकेंसी आएगी जिस पर कोई परीक्षा नहीं होगा। डायरेक्टली आप वॉलंटियर के रूप में 5 साल, 7 साल, 10 साल की सर्विस जो है वो एपीएस में जाकर दे सकते हैं। और बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं वो डायरेक्टली वॉलंटियर के रूप में डिवीजन से, सर्कल से लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं फ्रेंड्स। इस स्लाइड में मैं कुछ सर्कल बताऊंगा और उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जैसे आंध्र प्रदेश स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर विजयवाड़ा होगा, याद रख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, पूरा आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जो एनम है, एनम आपको याद रख लेना है, वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। असम सेपरेट सर्कल है, असम पूरा कवर करेगा। बिहार सेपरेट है, पूरा बिहार कवर करेगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हेडक्वार्टर उसकी राजधानी होगी। जो अपवाद होगा उसको बता दूंगा मैं। दिल्ली, उसका राजधानी जो हेडक्वार्टर होगा वो न्यू दिल्ली होगा। पिन कोड भी लिखा हुआ है, पीडीएफ दूंगा तो आपको उससे, अगर आपको याद करना तो उसको भी आप कर सकते हो। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अंबाला हो गया, पहला अपवाद हो गया। इसके अलावा आपको याद रख लेना हिमाचल प्रदेश, उसका हेडक्वार्टर शिमला। जम्मू का आपका श्रीनगर, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बंगलुरु, मध्य प्रदेश भोपाल, उड़ीसा भुवनेश्वर। आगे चलते हैं और देखते हैं राजस्थान के बारे में, जयपुर। इसके अलावा तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून हो गया। गुजरात का मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया, गुजरात हो गया। दमन दीव दादरा नगर हवेली का अहमदाबाद हेडक्वार्टर हो गया। केरला, केरला और लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है, याद कर लीजिएगा। त्रिवेंद्रम इसका हेडक्वार्टर होगा। और इतना ब्यूटीफुल सिटी है त्रिवेंद्रम, आप कभी आपको समय लगे तो जरूर से घूम के एक बार आइएगा। इसके अलावा जो पांडुचेरी का माहे सिटी है वो इसी के अंतर्गत, मतलब केरला के अंतर्गत ही आता है। ये भी आपको बात याद करना है। और ये एक अपवाद है, जितने मैं बता रहा हूं एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन आपको कहीं ना कहीं याद कर लेने हैं। महाराष्ट्र और गोवा का हेडक्वार्टर मुंबई, पंजाब चंडीगढ़ का चंडीगढ़ हो गया। तमिलनाडु पांडुचेरी का चेन्नई हो गया। अब पांडुचेरी जब बोलूंगा तो पांडुचेरी में दो सिटीज, जैसे माहे, और माहे मैंने बताया केरला में हो गया, और एनम जो है आंध्र प्रदेश में हो गया। तो इन दोनों को छोड़कर आपका पूरा पांडुचेरी और तमिलनाडु का हेडक्वार्टर चेन्नई हो गया। वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार सिक्किम का हेडक्वार्टर कोलकाता। मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग हो जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको जो है ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। स्ट्रक्चर बताया गया है। देखिए यहां पर एक इमेज दिखाया गया है, जो इमेज अभी करंट का है। ठीक है, यहां पर अगर आपने पिछला जो मैंने आपको 2024 का डाटा बताया था 164,987, उसको आप थोड़ा सा अगर यहां पर कम ज्यादा होगा तो रिप्लेस कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो डाटा था वो 2024 का है और यहां पर जो डाटा है वो आपका 31/3/25 का है। ठीक है, तो 164,987 डाकघर पूरे देश में है। ग्रामीण डाकघर इतने हैं, शहरी डाकघर देखिए, आप तुलना करिए। जीडीएस कितना बड़ा बैकबोन है डिपार्टमेंट का, जीडीएस क्या करता है, और जीडीएस के लिए इसीलिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। 9% शहरी डाकघर और 90% ग्रामीण डाकघर। दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में। भारत में जितने पोस्ट ऑफिस है दुनिया में कहीं भी नहीं है। ग्रामीण डाक सेवक की संख्या देखिए, विभागीय कर्मचारी की संख्या देखिए, विभागीय डाकघर देखिए, शाखा डाकघर की संख्या देखिए, कंपैरिजन करिए कि आपका कितना महत्व है, कितना योगदान है, फिर भी कुछ अपने लोग आपको कैसा फील कराते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारा हम जो पढ़ रहे हैं क्लॉज नंबर 1 के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि इन ईच सर्कल देयर आर नंबर ऑफ पोस्टल डिवीजन, कि प्रत्येक सर्कल में बहुत सारे पोस्टल डिवीजन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इस डिवीजन को हेड करने का कार्य डाकघर अधीक्षक और आरएमएस अधीक्षक करते हैं। पोस्टल डिवीजन का इंचार्ज आपका
डाकघर अधीक्षक हो गया, ठीक है, और आपका आरएमएस डिवीजन का इंचार्ज जो है आरएमएस अधीक्षक हो गया। इसके अलावा एक नोट दिया है, द हेड ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विसेज इज द डायरेक्टर एपीएस आर्मी हेडक्वार्टर क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच न्यू दिल्ली 11 कि सैनिक डाक सेवा का प्रधान सैनिक डाक सेवा मुख्यालय क्वार्टर मास्टर जनरल नई दिल्ली 11 का निदेशक होता है। क्लॉज नंबर 1 में इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, सीधे तौर पर क्लॉज नंबर 1 से आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं फ्रेंड्स। इस स्लाइड में क्लॉज नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे और यहां पर हमें डाकघर के प्रकार के बारे में समझाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डाकघर के टोटल 3 प्रकार है। एक एचओ है जिसे हेड ऑफिस, एक एसओ है जिसे सब ऑफिस, और अगला है ब्रांच ऑफिस जिसे बीओ बोला जाता है। अब कुछ डिटेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इन डाकघरों का क्या क्या कार्य होता है, और इसी से रिलेटेड आगे हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। तो थ्योरी को ध्यान से रीड करिएगा। आप सभी पहले बैच के स्टूडेंट हैं, आपको इतनी डीप में तैयारी करनी, इतना अंदर तक जाके आपको पढ़ना है ताकि एग्जाम में कितना भी कठिन क्वेश्चन आए, देखिए सरल आएगा तो आप करेंगे ही, कितना भी कठिन आए उसको भी आपको करके आना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। सामान्यतः पहले 2 प्रकार के डाकघर में, पहला 2 मतलब एचओ और एसओ में सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, मतलब डाकघर में जो भी प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट आपको एचओ और एसओ में मिलेगा। शाखा डाकघर में सामान्यतः कार्य जो है वो लिमिटेड रूप से किया जाता है, मतलब सीमित मात्रा में किया जाता है, जैसे मेल का वितरण, रजिस्ट्री का कार्य, पार्सल को बुक करना, बचत बैंक में जमा करना, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं लेकिन सीमित रूप में उपलब्ध होती है। ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा सभी प्रकार के एसबी ट्रांजैक्शन, एक एसबी ऑर्डर आया था, एसबी ऑर्डर नंबर 27/2020, उसमें बताया गया था कि सभी प्रकार के एसबी ट्रांजैक्शन अभी शाखा डाकघर के माध्यम से किए जा सकते हैं, जैसे एमआईएस खाता खोलना, एससीएसएस खोलना, ये सभी खाता अब डाकघर के माध्यम से, चेक के माध्यम से खोला जा सकता है। उप डाकघर और प्रधान डाकघर में कोई भी अंतर नहीं होता। हो सकता है कि बचत बैंक से लेन देन संबंधी जो कार्य है उस पे कुछ अंतर आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। कुछ एब्रिविएशन के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई एचओ क्या होता है, एमडीजी क्या होते हैं, एसओ क्या होते हैं, एचएसजी1 एसओ, फर्स्ट क्लास एसओ क्या होता है, सेकंड क्लास एसओ क्या होता है, थर्ड क्लास एसओ क्या होता है। देखिए एचओ आपने समझ लिया है, एचओ हो गया। एमडीजी एक सब ऑफिस ही कहलाता है, ठीक है, एक सब ऑफिस जिस पर ज्यादा काम है, मतलब थोड़ी बड़े शहर में है, तो उसको उस एसओ को हम क्या बोल देते हैं, एमडीजी बोल देते हैं, ठीक है। मुख्य डाकघर, ये मुख्य डाकघर हेड ऑफिस नहीं होता, ये एसओ होता है, ये चीज बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एसओ सब ऑफिस होता है, ईडीएसओ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस, ईडीबीओ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस, एचएसजी1 हायर सिलेक्शन ग्रेड 1 मतलब बड़े लेवल का पोस्ट मास्टर जहां पर बैठता है उसको हम एचएसजी1। फिर उसके बाद एक और पोस्ट मास्टर जिसे एचएसजी2 बोला जाता है, ठीक है। सब पोस्ट मास्टर एलएसजी होता है, लोअर सिलेक्शन ग्रेड कहलाता है। 3 प्रकार के एसओज होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। 300 जो होता है फर्स्ट क्लास होता है, डबल हैंडेड जो है वो सेकंड क्लास होता है, सिंगल हैंडेड को हम थर्ड क्लास एसओ बोलते हैं, ठीक है। ये डिलीवरी ऑफिसर्स होते हैं, एनडी मतलब नॉन डिलीवरी ऑफिस, कंबाइंड ऑफिस होता है, अर्बन एरिया हो गया, इसके अलावा रूरल एरिया होगा, टीएसओ होते हैं कुछ जिसे हम टाउन सब ऑफिस बोलते हैं। रेलवे स्टेशन में जो ऑफिस होता है उसे रेलवे स्टेशन ऑफिस सब ऑफिस बोला जाता है। इसके अलावा आपका कुछ और एब्रीविएशन दिया गया है, जैसे कि आपका पीएसएस के पंचायत संचार सेवा केंद्र भी होते हैं, तो ये सारे आपको याद कर लेंगे। अब जो चीजें मैंने आपको बताई वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। मैं आपको क्लॉज नंबर 2 के बारे में बता रहा था, और क्लॉज नंबर 2 के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है द हेड ऑफिस इन मोर इंपॉर्टेंट सिटी, की मुख्य जो शहर होते हैं वहां पर जो प्रधान डाकघर होते हैं वो एक राजपत्रित अधिकारी के अंडर में होते हैं, ठीक है, जिसे कि हम प्रथम श्रेणी डाकघर बोलते हैं। अब भाई साहब जो आपका सर्कल में
सर्कल में जो हेड ऑफिस होता है उसको हम जीपीओ बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी सर्कल उठा लीजिए, बिहार का राजधानी पटना, पटना जीपीओ का जो आप इंचार्ज होगा वो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर कहलाता है। जीपीओ का इंचार्ज जो है वो आपका फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर कहलाता है, और उसके जो भी पावर होते हैं वो एक डाकघर अधीक्षक के बराबर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है कि एक अधीक्षक को ही प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर का हेड प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। और याद रख लीजिएगा कि उसके सारे पावर इक्विवेलेंट होते हैं, समतुल्य होते हैं एक डाकघर अधीक्षक के। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद कर लेना है कि वीपी और मनी ऑर्डर सेना डाकघर के पते पर डाकघर गाइड भाग 1 पढ़ रहे हैं, सिलेबस में दिया गया है। तो जब आपसे पूछेगा कि डाकघर गाइड भाग 1 के अनुसार वीपी और मनी ऑर्डर सेना डाकघर के पते पर बुक किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी ये चीजें अपडेट हो गई हैं, मतलब वर्तमान में जो प्रोसीजर है वो ये है कि नाउ दे आर बुक टू आर्मी पोस्ट ऑफिस, वर्तमान में बुक किए जा सकते हैं। हालांकि वीपी सर्विस तो पूरी तरह से बंद हो गया, मनी ऑर्डर बचा हुआ है। तो आपको जब पढ़ना है डाकघर गाइड भागे तो दो चीजें आपको बहुत परेशान करेंगी, अपडेट वाला पढ़ूं, नया वाला पढ़ूं। और हम आपको सजेस्ट करेंगे, पिछले 5 साल का अनुभव है, दोनों पढ़िए। एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उस प्रकार से उस क्वेश्चन को हैंडल करना है, बाद में कोई समस्या होती है कोई रिरेज करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। स्लाइड में हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 3 के बारे में, और क्लॉज नंबर 3 में हमें बताया गया है नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में, जिसे कि हम एनपीओ, शॉर्ट में एनपीओ के नाम से भी जानते हैं। लिखा हुआ है फ्रेंड्स, द वर्किंग आवर पोस्ट ऑफिस जनरली फिक्स्ड ऑफ एचओसी, कि नॉर्मली डाकघर का समय जो है वो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर भी डीजी पोस्ट के पास ये पावर है कि किसी भी डाकघर के समय को 8:30 PM तक बढ़ा सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट लाइन है कि सीधे तौर पर आपके परीक्षा में यहां से सवाल पूछा जा सकता है। डीजी पोस्ट के पास ये भी पावर है कि उसको संडे को खुलवा सकते हैं, और इसी प्रकार के डाकघर को रात्रिकालीन डाकघर कहा जाता है। बढ़ाए गए समय के बीच में जो एक्सटेंडेड वर्किंग आवर है, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर में जो महानिदेशक जो भी काम निर्देश देंगे, जो करने के लिए प्राधिकृत करेंगे, वही काम उस डाकघर को करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड वर्किंग आवर दीज पोस्ट ऑफिस जनरली बुक रजिस्टर आर्टिकल इंक्लूडिंग वैल्यू पेबल आर्टिकल इंक्लूडिंग मनी ऑर्डर, सेल आईपीओ, पोस्टेज स्टाम्प। इसके अलावा डिपॉजिट इनटू एसबी अकाउंट, सेल ऑफ सर्टिफिकेट अप टू 7 PM वीक डेज ओनली। कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई, कौन कौन सी चीजें, ध्यान से समझिएगा भाई। रजिस्ट्री का काम, जिस पर वीपी आर्टिकल भी शामिल होते हैं, मनी ऑर्डर जारी करने का काम, आईपीओ को सेल करने का काम, पोस्ट स्टाम्प को बेचने का काम, सेविंग बैंक में जमा करने का काम, जो नॉर्मल साप्ताहिक समय होता है 7 PM तक किया जाता है। इसके अलावा मनी ऑर्डर से संबंधित, मनी ऑर्डर पेमेंट से संबंधित काम 6 PM किया जाता है। और जो नियम मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके सिलेबस के हिसाब से, मतलब डाकघर गाइड भाग 1 के हिसाब से बता रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं फ्रेंड्स। इस स्लाइड में कुछ और पॉइंट्स एनपीओ के बारे में समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि ऑन संडे नेशनल हॉलिडे एज वेल एज अदर पीओ हॉलिडे एनपीओ फंक्शन ऑब्जर्व रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर। कि जब एनपीओ काम करता है तो आपको ध्यान रखना है, जब वो संडे को, इसके अलावा पोस्टल हॉलिडे को काम करेगा तो लिमिटेड आवर काम करता है। कितना बजे से कितना बजे तक? 10 बजे से 17 बजे तक काम करता है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही काम रहता है। और जब एनपीओ कभी संडे को खोला गया, डाकघर छुट्टी के दिन खोला गया, तो आपको एक चीज ध्यान रख लेना है कि डिलीवरी का काम जो है उस दिन नहीं किया जाता।
आपको जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो डायरेक्टली आपके दिमाग में एंटर करनी चाहिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा थ्योरी लिखा है, हर चीज तो पढ़ने वाला नहीं हूं। जो उसका फैक्ट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो परीक्षा में पूछा जाएगा, वो आपको वीडियो में बताऊंगा। पीडीएफ आपको पढ़ना है, बहुत सारा समय आपके पास, 8 महीना 10 महीना है अभी परीक्षा में, आप आराम से पढ़ते रहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब संडे और पोस्टल हॉलीडे के दिन कोई नाइट पोस्ट ऑफिस खुलेगा तो मनी ऑर्डर बचत बैंक के कार्ड का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये सारे पॉइंट जो है याद रख लीजिएगा। डाकघर नेटवर्क के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्थिति बताई गई है, इमेज बताया गया है, सर्कल की संख्या बताई गई है, डाक क्षेत्र की संख्या बताई गई है। और ये मैं जब एग्जाम आएगा तो ऑलरेडी मैं आपको एनुअल रिपोर्ट तो हर साल करवाता हूं, तो फिर करवाऊंगा, तो इसको आप लोग अभी स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नया एनुअल रिपोर्ट अगले साल आ जाएगा मार्च 26 तक, तो आपको वो वाला एनुअल रिपोर्ट फॉलो करना रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। इस स्लाइड में क्लॉज नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे, और क्लॉज नंबर 4 में आपका दिया हुआ है एमपीओ मतलब मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में। मोबाइल पोस्ट ऑफिस आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको आसान भाषा में समझाकर जाऊंगा। क्या है मोबाइल पोस्ट ऑफिस? चलता फिरता डाकघर। एक वैन हमने बना दिया और वैन में कुछ सुविधाएं दे दी, जैसे बुकिंग की सुविधा, डिलीवरी की सुविधा, इसके अलावा डिफरेंट प्रकार की सुविधा, मनी ऑर्डर बुकिंग की सुविधा दे दी। अब वो जो आपका वैन है वो हर जगह पे जाकर, जहां पर हमको सर्विसेज मिल रही है, ज्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो वहां वो जाता है और ये सर्विसेज जो है देता है। इसी को हम बोलते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस। क्या लिखा हुआ है कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस फंक्शनिंग एट बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु, कानपुर, पूना, जयपुर, भिलाई, ये सभी जगह में, सभी इंपॉर्टेंट जगह में मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो है वो कार्य कर रहे हैं। पर्पस क्या है? पर्पस है लेट पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करना। डाकघर बंद हो गए, अगर उनको देर हो गया, समय नहीं मिला, तब भी अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकें, ये उसका पर्पस होता है। और आर्टिकल जो है जल्दी से हवाई डाक में डाली जा सके और उनका वितरण जो है संभव किया जा सके। लेकिन इस पर दो चीजें शामिल नहीं हो सकती, कहने का मतलब वीपी और बीमा वाले आर्टिकल आप यहां पर नहीं डाल सकते। और ये डाकघर रविवार को और डाकघर छुट्टी में नहीं खुलेंगे, बंद रहेंगे। मोबाइल पोस्ट ऑफिस लेट पोस्टिंग की सुविधा तो प्रदान करते हैं, कहने का मतलब देर से आपको पोस्ट करने की सुविधा देते हैं, साथ ही साथ डाकघर के टिकट बेचते हैं, डाकघर की स्टेशनरी भी बेचते हैं, स्थल हवाई डाक की बुकिंग करते हैं, हवाई पार्सल लेटर भेजने की वस्तुओं की रजिस्ट्री करते हैं। इसके अलावा गैर रजिस्टर आर्टिकल भी एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा एक और अपवाद यह है कि मद्रास और नागपुर के एमपीओ मतलब मोबाइल पोस्ट ऑफिस को मनी ऑर्डर बुक करने की इजाजत भी दी गई है। इतना इंपॉर्टेंट लाइन था, सीधे परीक्षा में यहां से सवाल पूछा जाता है, तो इस चीज को आपने ध्यान रख लेना है। फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं, और इस स्लाइड में हम चर्चा करने वाले हैं बिजनेस आवर के बारे में। बिजनेस आवर में आपको कुछ चीजें ध्यान रख लेनी है, क्योंकि बिजनेस आवर जो है अभी पूरी तरीके से बदल दिया गया। तो मैं आपको दोनों बता दूंगा, जो आपका गाइड में दिया है और जो आपका नया प्यू रूल्स 2024 दिसंबर में जारी किया गया था उस पे दिया है। सबसे पहले तो आपको ये जो थ्योरी लिखा होता है ना, इसके 20 से क्वेश्चन आता है। ये वर्डिंग जो लिखा होता है ना, इसके 20 से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन बनता है कि भाई बिजनेस आवर किस प्रकार से तय किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि एट एवरी पीओ आरएमएस ऑफिसेस द वर्किंग ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड विथ पब्लिक एंड द टाइम एट विच मेल आर डिलीवर एंड डिस्पैच। कि हर डाकघर और आरएमएस कार्यालय का जो समय होता है वो दो चीजों को देखते हुए तय किया जाता है। कि पहला, जब जनता से लेन देन किया जाता है तो पहला कंडीशन। दूसरा, उस समय जबकि डाक का वितरण होता है और उसका प्रेषण किया जाता है। इसके अलावा जनता के साथ काम करने की स्थानीय सुविधा प्राप्त करने, डाक के आने जाने के समय को ध्यान में रखकर ही बिजनेस आवर तय किया जाता है। जितना टाइम बताया गया है बिजनेस आवर का, उस समय डाकघर की खिड़की पर कोई भी कस्टमर जाता है तो सबसे पहले कस्टमर को प्रायोरिटी देना है, सारे काम रोक देने हैं
और रोक के कस्टमर को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। अब ये जितने भी मैं आपको यहां पर कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा ये सारे बदल चुके हैं। कहने का मतलब अपडेट हो गया है। क्या अपडेट हो गया है कि भाई ये सारे काम अब देखिए, ये वाला काम तो आप जो वर्किंग आवर है, जैसे कुछ पूछताछ करना है, टिकट वगैरह लेना है, टिकट खरीदना है, ठीक है, कुछ स्टेशनरी भी लिफाफा वगैरह लेना है, तो आप कभी भी जितना जब डाकघर खुला रहता है आप कभी भी ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो काम है वो सारे काम अभी 6 घंटे के लिए कर दिया गया है। नया जो पी रूल 2024 आया है उस पे बिजनेस आवर सारे काम, कौन कौन से काम भैया? रजिस्ट्री की बुकिंग, बीमा का बुकिंग, पार्सल का बुकिंग, निकासी का काम, जैसे सेविंग अकाउंट में निकासी करना है, उस पर जमा करना है, तो ये सारे काम 6 घंटे कर दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये बिजनेस आवर है पहले का। अब पहले के हिसाब समझ लीजिए कि पहले क्या था, क्योंकि सिलेबस में क्या दिया है, सिलेबस में आपको डाकघर गाइड भाग एक दिया है, तो आपको दोनों तरीके से ये सारी चीजें याद करनी है। देखिए मैंने बताया इंक्वायरी के लिए, डाक टिकट के लिए आपको स्टेशनरी लेना है, तो आप डाकघर का जो वर्किंग आवर है, एंटायर वर्किंग आवर पूरे कार्य के दौरान आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बुकिंग आप रजिस्टर्ड इंश्योर्ड इंक्लूडिंग वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर, आप 6 to 7 आवर करवा सकते हैं, बट ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपका 6 to 7, ठीक है, 6 से 7 घंटे। कौन कौन सा काम? देखिए मैं इसलिए इन बातों पर जोर दे रहा हूं कि सीधा परीक्षा में यही पूछा जाता है कि रजिस्ट्री का काम सोमवार से शुक्रवार डाकघर में डाकघर गाइड भागे के अनुसार कितने घंटों के लिए किया जाता है, 6 से 7 घंटे। लेकिन यही काम जो है वो शनिवार को 5 घंटे के लिए किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। मनी ऑर्डर का काम, मनी ऑर्डर को जारी करना, आईपीओ, बचत बैंक भुगतान करना, प्रमाण पत्र संबंधित, सर्टिफिकेट संबंधित, टेलीफोन भुगतान का काम जो है वो मंडे टू फ्राइडे डाकघर गाइड भाग के 1 के अनुसार 5 घंटे के लिए किया जाता है, और यही काम शनिवार को 3 घंटे के लिए 1 बजे तक किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई जीडीएस के जो ऑफिसेस होते हैं, जिसको हम बीओ बीओ बोलते हैं, वो न्यूनतम 4 घंटे और अधिकतम 5 घंटे के लिए खुला रखा जा सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। अब जो मैंने आपको चीजें बताई वो चीजें बुकिंग से रिलेटेड थी, सेविंग बैंक से रिलेटेड आपको देखने को मिली। आपको एक चीज याद रख लेना है कि कभी कभी कुछ आर्टिकल विंडो डिलीवरी किए जाते हैं, तो विंडो डिलीवरी का समय क्या होगा? जो बुकिंग का समय होता है, जो आपके आर्टिकल का बुकिंग का समय होता है, उसी समय के अंदर आपका विंडो डिलीवरी का समय निर्धारित किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। इस स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। लिखा हुआ है अरेंजमेंट हैव बीन मेड मोस्ट स्टेशनरी ऑफिसेस, मोस्ट स्टेशनरी आरएमएस ऑफिसेस, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, लेटर मेल, रजिस्टर्ड आर्टिकल, पोस्ट स्टाम्प स्टेशनरी, द आवर ड्यूरिंग विच सर्विस विल बी अवेलेबल, नोटिफाइड ईच ऑफिसेस। बहुत सारे स्थिर डाक सेवा कार्यालय, जिनको समझ में नहीं आ रहा स्थिर डाक सेवा कार्यालय, और भी जब आगे हम जाते जाएंगे तो आपको आसान भाषा में ये चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। आरएमएस के अंतर्गत आता है, जिसपे आपका एक चल कार्यालय होता है और एक स्थिर कार्यालय होता है, ठीक है। तो बहुत सारे आरएमएस के जो स्टेशनरी ऑफिस होते हैं वहां पर रजिस्ट्री, टिकट को बेचने, लेखन सामग्री को बेचने से संबंधित प्रबंध भी किया जाता है। इसके अलावा जब डाकघर का वर्किंग आवर समाप्त हो जाता है तो आप लेट फीस देकर इन आर्टिकल की बुकिंग भी कर सकते हैं। लेट फीस मैंने यहाँ पर नोट किया है, रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए आपका 3 रुपए, अनरजिस्टर्ड के लिए 2 रुपए लगने वाला है। चलिए, अभी हमने जो डिस्कशन किया वो संबंधित था क्लॉज नंबर 5 से रिलेटेड, और क्लॉज नंबर 6 जो है वो डिलीट कर दिया गया। डायरेक्टली हम आ चुके हैं क्लॉज नंबर 7 पे, और क्लॉज नंबर 7 में हमें बताया है बिजनेस ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडे। मैंने आपको अभी बताया कि एक ऑफिस होता है,
जो आपका संडे को भी खोला जाता है और जो आपके छुट्टी होते हैं डाकघर के, उस दिन भी खोला जाता है। तो भाई इस दिन कौन सा काम किया जाएगा? तो क्या लिखा है, एक्सेप्ट द नाइट पोस्ट ऑफिस all PO MPO are generally closed on Sunday and PO holiday. No business transacted with the public. कि भाई नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर सुनिएगा, बाकी सभी डाकघर संडे को और पीओ हॉलिडे को बंद रहते हैं। पब्लिक से कोई भी लेन देन नहीं किया जाता है। इन दिनों में जो सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स हैं उनसे कोई निकासी नहीं की जाती है। ये पॉइंट नंबर 1 हमें बता रहा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आरएमएस ऑफिस और कुछ चुने हुए डाकघर के लेटर बॉक्स में निर्धारित घंटों के दौरान विलंब शुल्क के साथ आपको पोस्ट करने की सुविधा जो है वो दी गई है कि आप लेट फीस देकर आरएमएस के कुछ चुने हुए कार्यालय में आर्टिकल को डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरएमएस के डिब्बे होते हैं जिसको सेक्शन बोलते हैं, उस पर भी जो लेटर बॉक्स लगा रहेगा वहां पर भी इन आर्टिकल की पोस्टिंग की जा सकती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब आपका संडे होगा, पीओ हॉलीडे होगा, लेट फीस के साथ आर्टिकल आप इन जगहों में पोस्ट कर सकते हैं। आप बात याद रखिएगा कि मशीन फ्रैंक आर्टिकल इंपॉर्टेंट लाइन है। मशीन फ्रैंक आर्टिकल should not posted either in the PO letter box or mail ban letter box। कभी भी आपको PO लेटर बॉक्स और मेल बैन के लेटर बॉक्स में मशीन फ्रैंक आर्टिकल को पोस्ट करने की अनुमति नहीं दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। क्लॉज नंबर 7 का एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, RNP registered newspaper packet of registered newspaper are accepted Sunday and PO holiday without payment of any late fee। PSO RMS ऑफिस NPO सीधा सवाल पूछ जाता है। याद रख लीजिएगा कि रविवार को PSO रस सॉर्टिंग ऑफिस, रात्रिकालीन डाकघर में रजिस्टर्ड अखबार के जो पैकेट होते हैं, रजिस्टर्ड अखबार के जो पत्र होते हैं, बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकार किया जाता है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि जब आप पोस्टिंग करेंगे तो आपसे लेट फीस लिया जाएगा, लेकिन अपवाद है एक। अपवाद क्या है कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए कोई भी फीस कहाँ पीएसओ में, आरएमएस के ऑफिस में और एनपीओ मतलब नाइट पोस्ट ऑफिस में नहीं लिया जाता है। ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। डायरेक्टली हम एंटर कर जाते हैं क्लॉज नंबर 8 में, और इस स्लाइड में हम क्लॉज नंबर 8 और यहाँ पर हमें डाकघर की छुट्टियों के बारे में बताया है। डाकघर में टोटल 17 छुट्टियां पूरे साल में मनाई जाती हैं। 14 छुट्टी जो है वो हर एक सर्किल में समान होती है। 3 छुट्टी जो है वो सर्किल टू सर्किल वेरी करती है। मतलब वहां के सीपीएमजी जो है तय करेंगे कि हमारे यहाँ का ये लोकल त्योहार है, इंपॉर्टेंट है, तो इस दिन छुट्टी जो है होना चाहिए। तो हमने क्या बताया, टोटल पूरे देश में 17 छुट्टी, 14 छुट्टी हर सर्कल में समान होती है, 3 छुट्टियां सर्कल टू सर्कल वेरी करती हैं। कुछ छुट्टियों के नाम है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पीडीएफ दूंगा तो इसको आपको याद कर लेना है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए हमने क्लॉज नंबर 1 to 8 किया है और उम्मीद करता हूं 1 to 8 में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने शुरुआत किया है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। 2026 के एलडीसी की शुरुआत हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हमने डाकघर गाइड भाग 1 के क्लॉज नंबर 1 से 8 तक कवर किया है। उम्मीद करता हूं जितने भी नियम हमने किए हैं वो सारे के सारे नियम आपको समझ आ चुके हैं। अगर नहीं आए, धैर्य रखिए, थोड़ा समय दीजिए, अपने ऊपर काम करिए। 2-4 दिन या 2-4 वीक में आपको खुद से सारी चीजें समझ में आएगी। धीरे धीरे ये सारी जो चीजें हैं आपको आसान लगने लगेगी। आपको पता है जब पहली बार आप कोई चीज देखते तो आपको क्या लगता है कि यार बहुत कठिन है, कैसे कर पाऊंगा, ये तो मेरे को बहुत कठिन लग रहा है, ये तो पोस्ट ऑफिस का लैंग्वेज है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको जो चीज कठिन लगती है, जब आप लगातार उसको करते जाते हैं, जैसे पिछले
6 सालों से विभागीय परीक्षा का अनुभव मेरे पास है। विभागीय परीक्षा के बारे में आप बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपको क्लियर करके देगा। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आप अपने ऊपर काम करिए, आत्मविश्वास रखिए, उसी उसी चीजों को लगातार अभ्यास करने का प्रयास करिए। कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है लगातार अभ्यास से उसे आप अचीव ना कर पाए। आज के लिए इतना ही करेंगे, अगले वीडियो मिलते हैं। कल के लिए तैयार रहिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए अपना।